हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ेंगे। बायोट-सैवर्ट्स लॉ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज बायोट-सैवर्ट लॉ में दो एप्लीकेशन है। वह है कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट के चलते किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। और दूसरा हम लेंगे सर्कुलर कॉइल। अगर एक सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट है तो उसके चलते सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यही आज का मेरा सिलेबस है। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट flowing in a straight conductor, current flowing in a straight conductor। इस फिगर को जरा ध्यान से देखो, ये मैथमेटिकल है, ज्योमेट्री भी है इसमें। यह जो AB है, दिस इज ए स्ट्रेट कंडक्टर इन विच करंट I is flowing from A to B। अब क्या है कि करंट फ्लोइंग कंडक्टर से स्मॉल ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पॉइंट P का कल्पना किया, वेयर C से P का डिस्टेंस A है, स्मॉल a। इज इट राइट? अब इस करंट फ्लोइंग के चलते P पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ। इसलिए एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ में आता है। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर के एक वेरी स्मॉल पोर्शन Mn का कल्पना किया, जिसका लेंथ क्या है, dl। dl मीन्स वेरी स्मॉल, m और n का बीच का डिस्टेंस एज स्मॉल एज पॉसिबल है। फिगर खींचने के सुविधा के लिए m और n को चित्र में दूर दूर दिखाया गया है। इसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन में है कि AP, CP, MP, OP, NP और BP को हम मिलाया, इस तरह से मिलाया। इज इट राइट? O is the middle point of MN। अब O से P का डिस्टेंस को R माना, स्मॉल r। OP इज स्मॉल r। MQ जो है, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन NP, परपेंडिकुलर टू NP। सिंस थीटा DL इज वेरी स्मॉल, तो ये एंगल थीटा है, माने एंगल COP थीटा है। तो सिंस DL इज वेरी स्मॉल, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल OMP और ये एंगल CMP भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा। OP को हमने स्मॉल r लिया है, तो इसलिए चूंकि DL बहुत छोटा है तो NP इक्वल टू MP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r हो जाएगा। अब एंगल को ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, DL बहुत छोटा है, बार बार बोल रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा, एंगल MPN, लेट दिस बी इक्वल टू d phi। एंगल MPC इक्वल टू phi। एंगल CPA इक्वल टू phi1। एंगल CPB इज इक्वल टू phi2। सॉरी, ये सारा चीज इतना देर तक जो हम इस फिगर में इसके सहारे बता रहे थे, दिखा रहे थे, ये सारा चीज यहां पर लिखा हुआ है। यू कैन नोट डाउन फ्रॉम दिस व्हाइट बोर्ड। इट इज रिटन क्लियरली दैट लेट AB इज ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I फ्रॉम A to B। P is a point at a distance, a small letter a, from the conductor, that is CP equal to A।
Consider a small section Mn of the conductor of length dl. O is center of Mn. पहले भी कह चुके हैं, अब लिखा हुआ है. इसके बाद कंस्ट्रक्शन में क्या है? Join AP, CP, MP, OP, NP and BP. Let OP is equal to R and angle P over M equal to theta. फिगर से मिलाओ और यहां पर देखो. Since DL is very small, therefore angle PNO equal to PMC equal to theta and angle NP and NP equal to MP is approximately equal to R. This is the notation sign of approximately equal. Let angle NPM equal to D phi. Angle MPC is phi. Angle APC is phi 1 and angle CPB is phi 2. अब ज्योमेट्री ले रहे हैं. Draw MQ perpendicular to NP. Angle MPC is phi. Angle AP draw MQ perpendicular to MP. अब इन ट्रायंगल MNQ देखो, इन ट्रायंगल MNQ इतना ही ट्रायंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है ये MNQ. साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज MQ by MN. MQ by DL. MN is DL. इससे हमने MQ का वैल्यू निकाला DL sin थीटा. लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1. एंड इन ट्रायंगल MPQ D phi is very small angle. तो एंगल बराबर क्या होता है? आर्क बटे डिस्टेंस. तो आर्क का काम करेगा यहां कौन? PQ. इज इट राइट? D phi बराबर क्या हो जाएगा? D phi हो जाएगा MQ और आर्क डिस्टेंस की जगह हो जाएगा MQ. इन ट्रायंगल MPQ. D phi हो गया MQ by MP. यहां चित्र से मिला लो ज्योमेट्री से. तो MQ by MP है R. साफ है, देखो MP है R, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है R. तो इससे MQ का वैल्यू निकला हमारा R D phi. 1 में हम एक ज्योमेट्री से निकाले MQ बराबर इतना, 2 में एक दूसरे ज्योमेट्री से निकाले MQ R D phi. यानी 1 and 2 are equal. From 1 and 2 DL sin theta equal to R D phi. Let it be equation 3. Now according to Biot-Savart's law, Biot-Savart's law जो हम लोग yesterday को पढ़े थे, magnitude of magnetic field at P due to a small section of length DL carrying current I is given by. Biot-Savart law का फॉर्मूला को मिलाओ, पहले स्मॉल सेक्शन का निकालते हैं. dB बराबर हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin थीटा बाई R स्क्वायर. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4. अब पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4. इक्वेशन 3 का वैल्यू इक्वेशन 4 में अगर हम रखेंगे तो हम क्या पाएंगे? हम ये वाला इक्वेशन पाएंगे. बैठा के देखो ना, dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I R d phi R स्क्वायर. R कैंसिल आउट, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I d phi बाई R. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5. अब इन ट्रायंगल MPC देखो कहां है MPC. MPC में cos phi बराबर बेस CP बाई हाइपोटेन्यूज MP. CP बाई MP. CP का वैल्यू स्मॉल a है, MP का वैल्यू R है. इससे R बराबर हो गया A बाई cos phi. अब पुट वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 5. इक्वेशन 5 मेरा यहां है. इस R का वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट dB म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A cos phi d phi. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6. अब टोटल निकालना है तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. Therefore total magnetic field at P due to hole carrying current conductor can be obtained by integrating equation 6, this 6 from the limit minus phi 1 to plus phi 2. माइनस phi 1 में हम यहां पहुंच गए और प्लस phi 2 में यहां पहुंच गए. तो टोटल कंडक्टर कवर हो गया. अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो dB का हो जाएगा B, टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A इंटीग्रल cos phi d phi minus phi 1 to phi 2.
cos phi d phi का इंटीग्रल वैल्यू होता है sin phi, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए sin phi माइनस phi 1 to phi 2, तो ये क्या हो जाएगा sin phi 2 माइनस sin माइनस phi 1 एंड sin माइनस phi 1 बराबर हो जाएगा माइनस sin phi 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा मिलके हो जाएगा प्लस, तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट रखने पर हमारा इक्वेशन बना ये म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए sin phi 1 प्लस sin phi 2 बना। Therefore अब इसको हम यहां पर लिख दिए, फाइनली b का वैल्यू क्या हुआ म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए sin phi 1 प्लस sin phi 2, जहां I क्या है, a क्या है, phi 1 क्या है, phi 2 क्या है, everything is described and given in this figure. Let it be equation number 7. Number 7 is the required expression for the magnetic field at any point due to a straight conductor carrying current I. अब इसमें हम लोग दो स्पेशल केस लगाएंगे। Now come to a special case on a straight conductor. स्पेशल केस हम ले रहे हैं कि if the conductor is infinitely long, इस कंडक्टर को अनंत लंबा मान लो, इधर से भी इधर से भी, तो इधर से सोचो जैसे जैसे इसको लंबाई को बढ़ाओगे phi 1 बढ़ता जाएगा, सिमिलरली जैसे जैसे b ऊपर चलते जाओ, सोचो दिमाग में, बढ़ाना थोड़े है, तो क्या होगा phi 2 भी बढ़ता जाएगा। इसलिए ये जब अनंत लंबा होगा तो phi 1 और phi 2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो sin phi 1 और sin phi 2 दोनों का वैल्यू 1 हो गया, तो b का वैल्यू क्या हो गया phi 1 phi 2 90 डिग्री, इक्वेशन 7 में रखो, तो b का वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई a, यानी कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, उसमें I करंट बह रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू b इक्वल टू मैग्नीट्यूड आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई a। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ में करेंगे। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। ये तो मैग्नीट्यूड के बारे में हुआ स्ट्रेट कंडक्टर का, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का। डायरेक्शन के लिए क्या रूल लगाते हैं हम, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमिन्ड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर I vector dl and r cap, that is I vector dl क्रॉस r cap का जो डायरेक्शन होगा वही b का डायरेक्शन होगा in case of straight conductor carrying current I. What is r cap? R cap is unit vector along OP. Now we will calculate magnetic field at the center of the circular coil carrying current I. अब बायोट-सैवर्ट्स लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन पर आते हैं। क्या है यह, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल को हम लोग सर्कुलर लूप भी कह सकते हैं, कैरिंग करंट आई, ये है टॉपिक। तो ये एक सर्कुलर कॉइल ले लिया, कल्पना किया कि उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आई फ्लो कर रहा है। इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस r है, सेंटर O है। इस कॉइल का एक स्मॉल सेक्शन AB का कल्पना किया जिसका लेंथ माना dl, रिटन हियर लेट I करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r in anti-clockwise direction. Consider a small section AB of the coil of length dl. According to Biot-Savart law, magnitude of magnetic field at the center of the circular coil of section AB, due to section AB, carrying current I will be, हम स्मॉल सेक्शन लेके चल रहे हैं, तो यहां पर एंगल के लिए जगह पर हम क्या रखेंगे, यहां पर एक टेंजेंट का कल्पना करो, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ऐसे कल्पना करें, तो ये जो एंगल होगा वह 90 डिग्री होगा। इसलिए बायोट-सैवर्ट लॉ में जो साइन थीटा है उसके जगह साइन 90 डिग्री हो जाएगा फॉर दिस स्मॉल सेक्शन, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेक्शन dl of the circular coil carrying current I will be equal to dB equal to mu naught by 4 pi I dl sin 90 degree r square. Sin 90 degree 1, it becomes mu naught by 4 pi I dl r square.
अब पूरे सर्कुलर कॉइल के लिए निकालना होगा तो डीएल का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? होल सर्कुलर कॉइल के लिए मिनिमम वैल्यू डीएल का 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू डीएल का 2 पाई आर होगा। इसीलिए इस क्वांटिटी को हमको 0 से 2 पाई आर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, इस सर्कुलर कॉइल को ना करंट लूप के भी नाम से जाना जाता है, करंट लूप, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिए हैं। कैरिंग करंट आई विल बी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, कांस्टेंट है बाहर निकल गया, इंटीग्रल 0 टू 2 पाई आर डीएल, डीएल का इंटीग्रल वैल्यू एल, लिमिट रखेंगे तो पाएंगे 2 पाई आर, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, एक आर कैंसिल हो गया तो फाइनली व्हाट वी विल गेट म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, मतलब सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। In a circular coil carrying current I having radius R, and this value is at the center of the circular coil. This is our required formula. Magnetic field is a vector quantity. Magnetic field is a vector quantity, तो इसका डायरेक्शन भी होगा ना, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर भी क्या होगा? If current I, ध्यान देना इस पर, इन चीज को हम लोग फिगर में यहां दिखाए हैं, यहां पर हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। So if current I through the coil flows in anti-clockwise direction, this one, in anti-clockwise direction, then direction of magnetic field at its center is perpendicular to the plane of the coil, या कहे perpendicular to the plane of the whiteboard, पेपर में लिखेंगे perpendicular to the plane of paper, and in outward direction, outward माने क्या होगा? इस तरह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का, and in outward direction, and if current flows through the coil in clockwise direction, this figure clockwise direction, तो क्या होगा? Then direction of magnetic field at its center is perpendicular to the plane of the coil, या perpendicular to the plane of the whiteboard, पेपर में लिखेंगे तो perpendicular to the plane of the paper, and in inward direction, माने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के केस में मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, एक में इनवर्ड और एक में आउटवर्ड। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। इसके बाद फिर हम लोग कोई दूसरा टॉपिक लेंगे और एक दो क्लास और हम लेंगे, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करीब करीब पूरा हो जाएगा। फिर हमको दूसरा सेमेस्टर भी पढ़ाना है, ठीक है? तो इसीलिए आज के लिए इतना ही, और ये जो टॉपिक है कॉमन है फिजिक्स ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए भी और फिजिक्स GE2 के लिए भी। GE2 किन के लिए है? जिनका केमिस्ट्री ऑनर्स है, मैथमेटिक्स ऑनर्स है, IT है और या BCA है। Is it right? IT, BCA, केमिस्ट्री ऑनर्स और मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। So you all go through all these lectures and you will surely be benefited for your forthcoming examination. Is it right? Then it is all about for today. Thank you very much.